नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम जायसी द्वारा लिखित पद्मावत इस काव्य की कथा वस्तु या उसकी कथा संपूर्ण रूप से देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पद्मावत की कथा। पद्मावत की संपूर्ण कथा जैसे दो भागों में चित्रित होती है, वैसे नेट के पाठ्यक्रम में पद्मावत ये संपूर्ण जो भाग है उसमें से कुछ भाग रखा गया है। नागमती वियोग खंड, तो आपको संपूर्ण कथा नागमती वियोग खंड की अलग से हम एक कथा देखेंगे, लेकिन संपूर्ण पद्मावत महाकाव्य की कथा देखना भी ज़रूरी है, तो वही हमें बात समझ में आती है। इसीलिए पद्मावत की संपूर्ण कथा को दो भागों में हमने विभक्त किया है। रत्नसेन की सुहेलदेव यात्रा से लेकर चित्तौड़ लौटने तक की एक कथा प्रथम भाग में आती है, और राघव के निकाले जाने से लेकर पद्मावती के सती जाने तक की कथा जो दूसरे भाग में आती है। पहला भाग कल्पित कहानी जैसा लगता है और दूसरा भाग ऐतिहासिक आधार पर लिखा गया है। कवि ने सिंहलद्वीप के राजा गंधर्वसेन, राजसभा, नगर, बगीचे इत्यादि का बहुत ही सुंदर वर्णन किया हुआ है, और पद्मावती के जन्म का भी उल्लेख हमें इसमें मिलता है। राजभवन में हीरामन नामक एक अद्भुत और बहुत ही होशियार तोता था, जिसे पद्मावती बहुत चाहती थी और सदा उसी के पास रहकर ही अनेक प्रकार की वह बातें उसके साथ करती थी, जैसे उसका वो मित्र बन गया हो। पद्मावती जब बड़ी हुई, जवान हुई, तो उसके रूप की ज्योति जैसे उस भूमंडल पर सबसे ज़्यादा थी, और जब उसका कहीं विवाह न हो रहा था तब तक वह रात दिन हीरामन के साथ ही बात करती थी, चर्चा करती थी। और फिर हीरामन जो है, हीरामन तोता, एक दिन उसने पद्मावती को कहा कि मैं देश देशांतर फिरकर तुम्हारे लिए योग्य पति ढूंढ कर लाऊंगा। राजा को जब इस बात का पता लगा तो उसने क्रोधित होकर उस तोते को मार डालने की आज्ञा दी। पद्मावती ने उसे मारने नहीं दिया। तोता उस समय तो वहाँ उसके पास रुक जाता है, पर उसके मन में ये खटक बनी रहती है कि एक दिन पद्मावती के लिए वह कुछ न कुछ तो ज़रूर करेगा। एक दिन पद्मावती सखियों के लिए मानस सरोवर में स्नान करने के लिए उनके साथ गई थी। वह वन की ओर उड़ा और जहाँ पक्षियों ने उसका बहुत बड़ा सत्कार भी किया। 10 दिन पीछे एक बहेलिया हरी पत्तियों की जो टट्टी होती है उसके लिए वन में चला आ रहा था, और पक्षी तो उसे देखते ही जैसे उड़ पड़ते हैं, लेकिन बाजार का भय इसको नहीं रहता है तोते का, तो ये उड़ता नहीं है और उसे बाजार में वो जो बहेलिया लेकर बेचने के लिए चला जाता है। चित्तौड़ के एक व्यापारी के साथ एक दिन ब्राह्मण भी कई रुपए लेकर लोभ की आशा से वह सिंहलद्वीप की हाट में आया था, और उसने उस तोते को देखा और उसे खरीद लिया और मोल भाव किया, और उसको खरीद कर वो लौट आता है। चित्तौड़ में उस समय राजा चित्रसेन मर चुका था और उसका बेटा रत्नसेन गद्दी पर बैठ गया था। प्रशंसा सुनकर रत्नसेन ने लाख रुपए देकर हीरामन तोते को खरीद लिया। अब आगे होता ऐसा कि एक दिन रत्नसेन कहीं शिकार को गया था, तो उसकी रानी नागमती तोते के पास आई और बोली, मेरे समान सुंदरी और भी कोई संसार में है? इस पर तोता हंसा और उसने सिंहलद्वीप की पद्मिनी का वर्णन करते हुए कहा कि जैसे तुम दिन और रात का जैसा अंतर होता है, वैसे ही तुम दोनों में अंतर है। रानी ने सोचा कि यदि यह तोता रहेगा तो मेरे जो पति आएंगे, राजा आएंगे, तो आने के बाद राजा के सामने भी यही कहेगा, और वह मुझसे प्रेम करना छोड़कर उस पद्मावती के लिए जोगी बनकर निकल पड़ेंगे। उसने अपनी इच्छा के खातिर या अपनी रक्षा के लिए उसने उसे मार डालने का आदेश दिया। अब वो धाय जो था, उसने परिणाम सोचा कि राजा को अगर पता चल गया तो क्या होगा, ये सोचकर उसने उसे मारा नहीं, छिपा रखा। जब राजा ने लौटकर तोते के बारे में पूछा, तोते को न दिखा, तो वो जैसे क्रोधित हो जाते हैं। अंत में हीरामन उसके सामने लाया जाता है और उसके माध्यम से वो सब वृत्तांत जो है वो सुनाता है। राजा को पद्मावती का रूप वर्णन सुनने की बड़ी उत्कंठता हुई, और हीरामन ने उसके रूप का लंबा चौड़ा बखान राजा के सामने कर दिया। उस वर्णन को सुनकर राजा को होशी चैन बेचैन हो गए, होश नहीं रहा, बेसुध हो गए। उसके हृदय में ऐसा प्रबल जैसे अभिलाषा उस पद्मावती को पाने की हुई कि वह पद्मावती को पाने के लिए निकल पड़ते हैं।
हीरामन को साथ लेते हैं और जोगी का रूप धारण करके निकल पड़ते हैं। राजा के साथ 16,000 कुंवर भी जोगी होकर चले। मध्य प्रदेश या प्रदेश के नाना दुर्गम स्थानों के बीच होते हुए सब लोग कलिंग देश में पहुँचे। वहाँ के राजा गजपति से जहाज़ लेकर रत्नसेन और सब जोगियों ने सहित सिंहल द्वीप की ओर प्रस्थान किया। शार समुद्र, शीत समुद्र, दधी समुद्र, शीर समुद्र, दुधदी समुद्र, सूरा समुद्र और किलकिला समुद्र, ऐसे समुद्रों को पार करके वे 7वें मानसरोवर समुद्र में पहुँचे जो सिंहल द्वीप के चारों ओर है। सिंहल द्वीप में उतरकर जोगी रत्नसेन ने अपने सब जोगियों के साथ एक महादेव के मंदिर में बैठकर तप करने और पद्मावती का ध्यान करने के लिए लगा दिया और हीरामन पद्मावती से भेंट करने गया। जाते समय वह रत्नसेन से ये भी कहकर जाता है कि वसंत पंचमी के दिन पद्मावती इसी महादेव के मंडप में वसंत पूजा करने के लिए आएगी और उस समय तुम्हें उसका दर्शन होगा और तुम्हारी आशा पूर्ण होगी। बहुत दिन के बाद हीरामन तोते को देखकर पद्मावती जैसे खुश हो जाती है और उसके आनंद के अश्रु निकलने लगते हैं। हीरामन ने अपने निकल भागने और बेच जाने की संपूर्ण कथा पद्मावती को जैसे सुना दी और उसके बाद उसने रत्नसेन के रूप, कुल, ऐश्वर्य, तेज आदि की बड़ी प्रशंसा करके कहा कि वह सब प्रकार से तुम्हारे योग्य वर है और तुम्हारे प्रेम में जोगी होकर यहाँ तक आ भी गया है। पद्मावती ने उसकी प्रेम व्यथा सुनकर जयमाल देने की प्रतिज्ञा की और कहा कि मैं वसंत पंचमी के दिन पूजा के लिए उस मंदिर में आऊँगी, पूजा के बहाने आऊँगी और मैं उसे देखूँगी। और तोता ये समाचार लेकर राजा के पास मंडप में लौट आया। वसंत पंचमी के दिन पद्मावती सखियों सहित मंडप में गई और उधर भी पहुंची जिधर रत्नसेन और उसके साथी जोगी थे या वास्तव कर रहे थे। पर जो ही रत्नसेन की आंखें उस पर पड़ी वो मूर्छित होकर गिर पड़ा। पद्मावती ने रत्नसेन को सब प्रकार से वैसा ही पाया जैसे तोते ने उसका वर्णन किया था। वह मूर्छित जोगी के पास पहुंची और उसे होश में लाने के लिए उस पर चंदन छिड़काया। जब वह न जागा तब चंदन से उसके हृदय पर यह बात लिखकर वह चली गई कि जोगी, तूने भिक्षा प्राप्त करने योग्य योग नहीं सीखा है। जब फल प्राप्ति का समय आया तब तू सो गया था। राजा को जब होश आया तब वो बहुत पछताने लगा और जल मरने के लिए तैयार हो गया। सब देवताओं को भय हुआ कि यदि कहीं यह जला तो उसकी घोर विरह अग्नि के में सारे लोक भस्म हो जाएंगे। उन्होंने जाकर महादेव पार्वती के यहाँ पुकार लगाई। महादेव कोढ़ी के वेश में एक बैल पर चढ़कर राजा के पास आए और जलने का कारण पूछने लगे। पार्वती और महादेव दोनों साथ आए थे, इसलिए पार्वती ने रत्नसेन की रूप बदलकर परीक्षा लेनी चाहिए और वह अत्यंत सुंदर अप्सरा के रूप में रत्नसेन के सामने खड़ी हो जाती है और उसको कहती है कि मुझे इंद्र ने भेजा है, पद्मावती को भूल जाने दो या भूल जाओ, तुझे मैं अप्सरा मिलूंगी। रत्नसेन कहता है, मुझे पद्मावती के अलावा और कोई नहीं चाहिए। पार्वती ने यह सब सुनकर महादेव से कहा कि रत्नसेन का प्रेम बहुत सच्चा है। रत्नसेन ने देखा कि इस कोड़ी की छाया नहीं पड़ती है, उसके शरीर पर मक्खियाँ नहीं बैठती है, अर्थात इसकी पलकें नहीं गिरती है। यह निश्चय ही कोई आदि पुरुष या सिद्ध पुरुष होगा। और फिर महादेव को पहचान कर वह उनके पैरों में गिर पड़ता है। महादेव ने उसे सिद्धि गुटिका दी, सिद्धि गुटे या वरदान दिया और सिंहलगढ़ में घुसने का मार्ग बताया। सिद्धि गुटिका पाकर रत्नसेन अपने सभी साथियों सहित या जोगियों को लेकर सिंहलगढ़ पर चढ़ने लगा। राजा गंधर्व सेन को जब यह खबर पता चली तो उसने दूत भेजा। दूतों से जोगी रत्नसेन ने पद्मावती को पाने का अपना अभिप्राय बताया। दूत क्रोधित होकर लौट आया। इस बीच हीरामन रत्नसेन का प्रेम संदेश लेकर पद्मावती के पास गया था। पद्मावती का प्रेम भरा संदेश लाकर उसने रत्नसेन को भी पहुंचाया था। इस संदेश को सुनकर रत्नसेन के शरीर में और भी बल आ जाता है। गढ़ के भीतर जो अगाध कुंड था वह रात को उसमें धंसा और भीतर द्वार को जिसमें वज्र के किवाड़ लगे थे उसने जाकर जैसे खोला गया था।
यह कार्य करते ही सवेरा हो जाता है और वह अपने साथी जोगियों सहित पकड़ा जाता है। राजा गंधर्व सेन के यहाँ विचार हुआ कि जोगियों को पकड़कर सूली पर चढ़ा दिया जाए या दिया जाए। दल बल के सहित सब सरदारों ने जोगियों पर चढ़ाई की और रत्नसेन के साथी युद्ध के लिए उत्सुक हुए, पर रत्नसेन ने उन्हें ये समझाया, उपदेश देकर शांत किया कि प्रेम मार्ग में क्रोध करना उचित नहीं है। अंत में सब जोगियों सहित रत्नसेन पकड़े गए और इधर ये सब समाचार सुन पद्मावती जैसे उसकी दिशा ही बदल गई और बुरी दशा में वो रो रही थी। हीरामन तोते ने जाकर उसे धीरज बंधाया कि रत्नसेन पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो गया है, वो मर नहीं सकता। जब रत्नसेन को बांधकर सूली पर देने के लिए लेकर जाने लगे, वह मर नहीं सकता था, ये सिर्फ तोते को और उस पद्मावती को पता था। और तब जिसने जिसने उसे देखा सबने कहा कि कोई राजपुत्र जान पड़ता है, ये जोगी नहीं हो सकता। और उधर सूली की तैयारी हो रही थी, इधर रत्नसेन पद्मावती का नाम रट रहा था। और महादेव ने जब जोगी पर ऐसा संकट देखा, तब वे अपने पार्वती को लेकर भाट भाटिनी का रूप धारण करके वहाँ पर आ जाते हैं। इस बीच हीरामन तोता भी रत्नसेन के पास पद्मावती का वह संदेशा लेकर जाते हैं कि मैं भी हथेली पर प्राण लिए बैठी हूँ, मेरा जीना मरना तुम्हारे साथ है। भाट, जो वास्तव में ब्राह्मण है, ने राजा गंधर्वसेन को बहुत समझाया कि यह जोगी नहीं राजा है और तुम्हारी कन्या के योग्य वर है। पर राजा इस पर और भी क्रोधित हुआ और इस बीच जोगियों का दल चारों ओर से लड़ाई करने के लिए तैयार था। महादेव के साथ हनुमान, सब देवता जोगियों की सहायता के लिए आ खड़े हुए और गंधर्वसेन की सेना के हाथियों का समूह जब आगे बढ़ा, तब हनुमान जी ने अपने पूंछ में से सबको पकड़कर जैसे आकाश में फेंक दिया। राजा गंधर्वसेन को फिर महादेव का घंटा और विष्णु का शंख जोगियों की ओर सुनाई पड़ा। साक्षात शिव युद्ध स्थल में दिखाई पड़े और यह देखते ही गंधर्वसेन महादेव के चरणों पर जा गिरते हैं और बोले, कन्या आपकी है, आप चाहे जिसको दे दो। उसके उपरांत हीरामन तोते ने आकर राजा रत्नसेन के चित्तौड़ से आने का सब वृत्तांत कह सुनाया और गंधर्वसेन ने बड़ी धूमधाम से रत्नसेन के साथ पद्मावती का विवाह भी करवा दिया। रत्नसेन के साथी जो 16,000 कुंवर थे, उन सबका विवाह भी पद्मिनी की स्त्रियों के साथ हो गया और सब लोग बड़े आनंद के साथ कुछ दिन सिंहल द्वीप में रहने लगे। दूसरी ओर चित्तौड़ में वियोगिनी नागमती, जो राजा की पहली पत्नी थी, राजा की जैसा इंतज़ार करते करते 1 वर्ष हो गया था। इसके विलाप से वह पशु पक्षी विकल हो गए थे। नागमती का वियोग खंड बहुत सुंदर है और अंत में आधी रात को एक पक्षी ने नागमती को दुख का कारण पूछा। नागमती ने उससे रत्नसेन के पास पहुंचाने के लिए एक अपना संदेशा दिया। वह पक्षी नागमती का संदेशा लेकर सिंहल द्वीप गया और समुद्र के किनारे एक पेड़ पर बैठा। संयोगवश रत्नसेन शिकार करते हुए उसी पेड़ के नीचे जा खड़े हुए जिस पेड़ पर नागमती की दुख कथा और चित्तौड़ की हीन दशा का वर्णन वह पक्षी कर रहा था। रत्नसेन का जी सिंहल द्वीप से अब हट गया और उसने स्वदेश की ओर प्रस्थान किया। चलते समय उसे सिंहल द्वीप के राजा ने वहाँ से विदाई में बहुत सारा सामान, धन दौलत दिया। इतनी अधिक संपत्ति देख राजा के मन में गर्व हुआ, लोभ हुआ, अहंकारवश वो सोचने लगा कि इतना धन लेकर अगर मैं स्वदेश पहुंचा तो फिर मेरे समान संसार में कौन है। इस प्रकार लोभ ने राजा को आ घेरा और समुद्र तट पर जब रत्नसेन आया, तब समुद्र याचक का रूप धरकर राजा से दान मांगने आया। पर राजा ने लोभवश उसका तिरस्कार कर दिया और राजा आधे समुद्र में भी न जा सका कि बड़े जोर का तूफान आया और जिससे जहाज दक्षिण लंका की ओर बह गया। वहाँ विभीषण का एक राक्षस माझी जो मछली पकड़ रहा था, वह अच्छा आहार देख राजा से आकर बोला कि चलो हम तुम्हें रास्ते पर लगा लेते हैं। वह अच्छा आहार देखकर राजा को लगा कि चलो ठीक है, इस पर विश्वास कर देते हैं। राजा उसकी बातों में आ गया। वह राक्षस सब जहाज़ों को एक भयंकर समुद्र में ले गया जहाँ से निकलना बहुत कठिन था। जहाज चक्कर खाने लगे और हाथी, घोड़े, मनुष्य आदि सब डूबने लगे।
वह राक्षस आनंद से नाचने लगा। इस बीच समुद्र का राजपक्षी वहां पहुंचा और दोनों का ऐसा घोर युद्ध हुआ मानो पहाड़ के शिखर टूट रहे हो। वह पक्षी उस दुष्ट राक्षस को चंगुल में दबाकर उड़ गया। जहाज के एक तख्ते पर राजा बह गया और दूसरे तख्ते पर रानी। पद्मावती बहते बहते वहां जा पहुंची जहां दोनों अलग हो चुके थे और उस मूर्छित अवस्था में पद्मावती को वहां की लक्ष्मी लेकर जाती है। पद्मावती को जब होश आया तब वो रत्नसेन के लिए विलाप करने लगी। लक्ष्मी ने उसे धीरज दिया और अपने पिता समुद्र को राजा की खोज करने के लिए कहा। इधर राजा वैसे एक स्थान पर निर्जन स्थान पर पहुंचा जहां मूंगों के टीलों के सिवा और कुछ न था। राजा पद्मिनी के लिए बहुत विलाप करने लगा और कटार लेकर अपने गले को काटना चाहता था कि ब्राह्मण का रूप धरकर समुद्र उसके सामने आ खड़ा होता है और उसे मरने से रोकते हैं। अंत में समुद्र ने राजा से कहा कि तुम मेरी लाठी पकड़कर आंख मूंद लो, मैं तुम्हें पद्मावती के पास लेकर जाऊंगा। जब राजा उस तट पर पहुंच गया तब लक्ष्मी उसकी परीक्षा लेने के लिए पद्मावती का रूप धारण करके उसके सामने आ जाती है। रत्नसेन उन्हें पद्मावती समझ जाते एक क्षण के लिए और उसके पास जाने के लिए आगे बढ़ते हैं और मैं पद्मावती हूँ, पर रत्नसेन ने देखा कि पद्मावती वह नहीं है, तब जल्दी से अपना मुंह फेर लेता है। अंत में लक्ष्मी रत्नसेन को पद्मावती के पास ले गई और रत्नसेन और पद्मावती कई दिनों तक समुद्र और लक्ष्मी के मेहमान बनकर रहे। पद्मावती की प्रार्थना पर लक्ष्मी ने उन सब साथियों को भी ला खड़ा किया जो इधर उधर बह गए थे। जो मर गए थे उन्हें भी अमृत पिलाकर जीवन दान दिया गया। इस प्रकार बड़े आनंद से दोनों वहाँ से विदा हुए और विदा समय समुद्र ने बहुत से अमूल्य रत्न रत्नसेन को दिए। सबसे बढ़कर 5 पदार्थ दिए, एक अमृत, हंस, राजपक्षी, शार्दुल और पारस पत्थर। इन सब अनमोल पदार्थों के साथ आखिर रत्नसेन और पद्मावती अपने चित्तौर पहुंच गए। नागमती और पद्मावती दोनों रानियों के साथ रत्नसेन सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। नागमती से नागसेन और पद्मावती से कमलसेन ऐसे 2 पुत्र राजा को प्राप्त हुए। चित्तौर की राज्यसभा में राघव चेतन नामक एक पंडित था। आगे कथा बहुत अच्छी है कि उस पंडित जिसे यक्षिणी सिद्धि प्राप्त थी, एक दिन राजा ने पंडितों से पूछा, दूज कब है? राघव के मुंह से निकल गया, आज। और सब पंडितों ने एक स्वर में कहा कि आज नहीं हो सकती, कल होगी। राघव ने कहा कि यदि आज दूज न हो तो मैं पंडित नहीं। पंडितों ने कहा कि राघव वाम मार्गी है, यक्षिणी की पूजा करता है, जो चाहे सो कर दिखा दे, पर आज दूज नहीं हो सकती। राघव ने यक्षिणी के प्रभाव से उसी दिन संध्या के समय द्वितीय का चंद्रमा राजा को दिखा दिया, पर जब दूसरे दिन चंद्रमा दिखा तो उसी द्वितीय का ही चंद्रमा था। इस पर पंडितों ने राजा रत्नसेन को कहा, देखिए, यदि कल द्वितीय रही होती तो आज चंद्रमा की कला कुछ और होती। झूठ और सच की परख कर लीजिए। राघव का भेद खुल जाता है और वह वेद विरुद्ध आचरण करने वाला पंडित साबित हो जाता है। राजा रत्नसेन ने उसे देश से निकाल जाने का फिर दंड दिया। पद्मावती ने जब यह सुना तब उसने ऐसे गुणी पंडित का असंतुष्ट होकर जाना राज्य के लिए अच्छे नहीं है ऐसा समझा और उसने भारी दान देकर राघव को प्रसन्न करना चाहा। सूर्य ग्रहण के दिन दान देने के लिए उसने उसे बुलाया। जब राघव महल के नीचे आया तब पद्मावती ने अपने हाथ का एक अमूल्य कंगन, जिसका जोड़ा कहीं दुष्प्राय था, झरोके पर से फेंका और झरोके पर पद्मावती की झलक देख राघव बेसुध हो गया। जब जागरूक होता है तब वो सोचता है कि जो अलाउद्दीन बादशाह वो लंपट है, तुरंत वो चित्तौर पर आक्रमण करेगा और उसके जोड़ का वो दूसरा जो कंगन है मुझे इनाम में देगा। यदि ऐसा हुआ तो राजा से मैं बदला भी लूँगा और सुख से जीवन भी बिताऊंगा। मैं पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन उसके पास जाकर करता हूँ। यह सोचकर राघव दिल्ली पहुंचा और बादशाह अलाउद्दीन को कंगन दिखाकर पद्मावती के रूप सामने उसका रूप वर्णन करने लगा। अलाउद्दीन ने बड़े आदर से उसे अपने यहाँ रखा और सरजा नामक एक दूत के हाथ एक पत्र रत्नसेन के पास भेजा कि वह पद्मिनी को तुरंत भेज दे, बदले में और जितना चाहे राज्य ले ले।
पत्र पाते ही राजा रत्नसेन बहुत क्रोध में आ जाता है और बिगड़ कर राजा दूत को वापस कर देते हैं। अलाउद्दीन पद्मावती को पाने के लिए चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर देता है। 8 वर्ष तक मुसलमान और चित्तौड़ अलाउद्दीन का और चित्तौड़ को जैसे युद्ध चलता रहा कि वो घेरे रहा और घोर युद्ध होता रहा, पर गढ़ और राजा का हौसला वो तोड़ नहीं पाया। इसी बीच दिल्ली से एक पत्र अलाउद्दीन को मिला जिसमें हैरो लोगों के फिर से चढ़ाने का समाचार लिखा हुआ था। बादशाह ने जब ये देखा कि गढ़ नहीं टूटता है, तब उसने कपट की एक चाल चली। उसने रत्नसेन के पास संधि का एक प्रस्ताव भेजा और ये कहा कि मुझे पद्मिनी चाहिए। समुद्र से जो तुम्हें 5 अमूल्य वस्तुएं मिली है वह मुझे दे दो, हम संधि कर लेंगे। राजा ने स्वीकार किया और बादशाह को चित्तौड़गढ़ के भीतर जाकर बड़ी धूमधाम से उसकी दावत की। गोरा बादल नामक विश्वास पात्र सरदारों ने राजा को बहुत समझाया कि मुसलमानों पर विश्वास करना बहुत कठिन है, ठीक नहीं है, पर राजा ने ध्यान नहीं दिया। ये दोनों वीर नीतिज्ञ सरदार रुट कर अपने घर चले गए और कई दिनों तक बादशाह की मेहमानदारी होती रही। एक दिन वह टहलते टहलते पद्मिनी के महल की ओर भी जाते हैं, जहाँ एक से एक रूपवती को देखकर राजा को या उस अलाउद्दीन बादशाह को समझ में नहीं आता कि यहाँ में से कौन सी पद्मावती है। बादशाह ने राघव से पूछा, जो बराबर उसके साथ हमेशा रहता था, उससे पूछा कि इनमें से पद्मिनी कौन है। राघव ने कहा, पद्मिनी इनमें कहा, ये तो उसकी दासिया है। बादशाह पद्मिनी के महल के सामने ही एक स्थान पर बैठकर राजा के साथ शतरंज खेलने लगा। जहाँ वह बैठा था वहाँ उसने एक दर्पण भी रख दिया था कि पद्मिनी यदि झरोके पर आएगी तो उसका प्रतिबिंब दर्पण में देखूंगा। पद्मिनी कौतूहलवश झरोके के पास आई और बादशाह ने उसका प्रतिबिंब दर्पण में देखा। देखते ही वो बेहोश होकर गिर पड़ा और उसके बाद अंत ने बादशाह ने राजा से विदा मांगी। राजा उसे पहुंचाने के लिए साथ चले गए। हर फाटक पर बादशाह राजा को कुछ न कुछ देता चला। अंतिम फाटक पार होते ही राघव के इशारे से बादशाह ने राजा को जैसे पकड़ लिया और बांधकर वो दिल्ली ले गए। वहाँ राजा को तंग कोठरी में बंद करके रखा गया और बहुत सारी भयंकर यातनाएं और कष्ट दिया गया। इधर चित्तौड़ में हाहाकार मच गया और दोनों रानियां रो रो कर प्राण देने लगी। इस अवसर पर राजा रत्नसेन के शत्रु कुंभलनेर ने के राजा देवपाल को दुष्टता सूझी। उसने कुमुदिनी नाम की दूती को पद्मावती के पास भेजा। पहले तो पद्मिनी अपने मायके की स्त्री सुनकर बड़े आदर सत्कार के साथ, प्रेम के साथ उसको मिलती है, लेकिन उसके बाद उसका भेद खुल जाने पर उसे उचित दंड भी देती है। पर जब धीरे धीरे आगे पीछे अलाउद्दीन ने भी जोगीन के वेश में एक दूती इस आशा से भेजी कि वह रत्नसेन से भेंट कराने के बहाने पद्मावती को लेकर जोगीन बनाकर अपने साथ दिल्ली लाएगी, पर उसकी भी चाल सफल नहीं हुई। अंत में पद्मावती गोरा बादल के घर आई और उन दोनों क्षत्रिय वीरों को सामने अपने जो दो दुखों का जो बखान किया और राजा को छुड़ाने की प्रार्थना की। दोनों ने राजा को छुड़ाने की दृढ़ प्रतिज्ञा की और रानी को बहुत धीरज दिया और दोनों ने इस प्रकार की मुसलमानों ने हमें धोखा दिया है तो हमें भी धोखे से काम लेना पड़ेगा। और दोनों ने सोच कर समझ कर जो 1600 ढकी हुई पालकियों का इंतज़ाम किया और सहस्त्र राजपूत सरदारों को बिठाया और जो सबसे उत्तम और बहुमूल्य पालकी थी उसके भीतर औजार रखे गए और लोहार को बिठाया। इस प्रकार वे ये जैसे प्रसिद्ध करके चले कि 1600 दासियों के सहित पद्मिनी दिल्ली जा रही है। अब गोरा के पुत्र बादल की अवस्था बहुत कठिन थी। जिस दिन दिल्ली जाना था उसी दिन उसका गोना आया था। उसकी नवागता जो वधू ने उसे युद्ध में जाने से बहुत रोका, पर उस वीर कुमार ने एक न सुनी। अंत में 1600 सवारियों के सहित वे दिल्ली के लिए किले में पहुँचे। वहाँ कर्मचारियों को घूस देकर अपने अनुकूल किया, जिससे किसी ने पालकियों की तलाशी नहीं ली। बादशाह के यहाँ खबर की गई कि पद्मिनी आई है और कहते हैं कि राजा से मिल लूँ और उन्हें चित्तौड़ के खजाने की कुंजी सुपुर्द कर दूँ। तब महल में जाओ, बादशाह ने आज्ञा दे दी। वह सजी हुई पालकी वहाँ पहुँचाई गई जहाँ रत्नसेन कैद था।
पालकी में से निकलकर लोहार ने चट राजा की बेड़े काट दी और वह शस्त्र लेकर एक घोड़े पर सवार हो गया जो पहले से ही तैयार था। देखते देखते हथियारबंद सरदार भी पालकियों में से निकल पड़े और इस प्रकार गोरा और बादल राजा को छुड़ाकर चित्तौड़ चले। बादशाह ने जब सुना तब अपनी सेना सहित पीछा किया और गोरा बादल ने जब शाही फौज पीछे देखी तब तक 1000 सैनिकों को लेकर गोरा जो था शाही फौज को रोकने के लिए वही खड़ा रह गया और बादल राजा रत्नसेन को लेकर चित्तौड़ की ओर बढ़ा। वृद्ध वीर गोरा बड़ी वीरता से लड़कर और हजारों को मारकर अंत में बलिदान देता है, सरजा के हाथ से मारा गया। इस बीच में राजा रत्नसेन चित्तौड़ पर पहुंच गया। पहुंचते ही उसी दिन रात को पद्मिनी के मुंह से रत्नसेन ने जब देवपाल की दुष्टता का हाल सुना तब उसने उसे बांध लाने की प्रतिज्ञा की। सवेरा होते ही रत्नसेन ने कुंभल नेर पर चढ़ाई कर दी और रत्नसेन और देवपाल के बीच द्वंद्व युद्ध हुआ और देवपाल की सांग रत्नसेन की नाभि में घुसकर उसे पार निकल गई। देवपाल सांग मारकर लौटना ही चाहता था कि रत्नसेन ने उसे जा पकड़ा और उसका सिर काटकर उसके हाथ पैर बांधे। इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर और चित्तौड़गढ़ की रक्षा का भार बादल को सौंप रत्नसेन ने शरीर छोड़ा। राजा के शव को लेकर पद्मावती और नागमती दोनों रानियां सती हो गई। इतने में शाही सेना चित्तौड़गढ़ आ पहुंची। बादशाह ने पद्मावती के सती होने का समाचार सुना। बादल ने प्राण रहते गढ़ की रक्षा की पर अंत में वह फाटक की लड़ाई में मारा गया और चित्तौड़गढ़ पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। अब ये कथा जो जायसीकृत पद्मावत की कथा है, आप अगर कहीं और पद्मावत की कथा सुनते हैं तो अलग हो सकती है। जैसे हमने एक फिल्म देखी है पद्मावती, तो पद्मावती ये फिल्म में कुछ कथा कुछ अलग है। वो मनोरंजन के हिसाब से उसमें कुछ मिर्च मसाला डालकर कुछ अलग हिसाब से बनाते हैं, तो उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन जायसी के पद्मावत के काव्य में यही कथा आई हुई है और यही कथा चित्रित है, ये कोई मनगढ़ंत कथा नहीं है। तो जायसी ने अपने दृष्टि से अपने कल्पना के तौर पर इस कथा का चित्रण किया है। ठीक है, तो ये कथा यहाँ पर समाप्त हो जाती है पद्मावत की। आप लोगों को ये कथा कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और किस विषय को लेकर आपको वीडियोस चाहिए ये भी कमेंट करके मुझे बताइएगा। जल्द मिलेंगे हम एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। सब्सक्राइब किए बिना रहना नहीं है। यहाँ तक वीडियो देखा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जल्द मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।